मैं आपको बताता हूँ, बड़ा फिल्मी सेटअप है ये। When I was getting down from the stage, वो ताली ऐसी थी ना, इतनी अडिक्टिव थी, मैंने कहा बॉस अब तो यही होगा। तो उनको मेरे जन्म के समय में ही ज्योतिष ने बोल दिया, वाजपेयी जी बहुत दुख वाला न्यूज़ है। फैमिली मैन, गैंग्स ऑफ वासेपुर या फिर बीकू महात्रे, जब हम ये सब सुनते हैं हमें लगता है कि ये तो एक इनक्रेडिबल एक्टर, एक इनक्रेडिबल स्टार की कहानी है। पर इन सब के पीछे कहानी है एक छोटे से बच्चे की जो बिहार के बेतिया से अपनी जिंदगी के बहुत सारे एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस की शुरुआत कर रहे थे। वेलकम टू हिंदुस्तान टाइम्स प्रेजेंट्स द इम्पॉसिबल शो, द स्टोरीज ऑफ भारत के सुपर हीरोज, प्रेजेंटेड बाय Audi, BSC एंड एयरटेल पेमेंट्स बैंक। कैसे हैं जी? We meet again. लॉन्ग टाइम नो सी। Yes. आज मेरे गेस्ट हैं मनोज बाजपेयी। How are you? अब तो you're getting younger by the day। Ask my bones. वो दिखता नहीं है। शुरू करें हाँ, कि हो गया आप लोग का शुरू ऑलरेडी? अच्छा हो, वेरी नाइस। चलो, वेरी नाइस। ये पकड़ना जरा सा, थैंक यू। या तो मैं आपको मनोज जी बुलाऊं, मनोज भाई बुलाऊं? मनोज भाई ज़्यादा बेहतर ना, चलो, ज़्यादा okay. अंतरंग है यार। मनोज जी वगैरह जो है बड़ा अजीब लगता है। एनीवे, तो मनोज भाई, आप ऐसी गांव से आते हैं जहां से जिसका नाम शायद देश में बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना नहीं है। जी, मैं भी ऐसी गांव से आता हूं जहां का नाम देश में बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना नहीं है। उड़ीसा में। उड़ीसा में एक छोटी गांव है रायगढ़ नाम की। अच्छा, वो किस तरफ है ये पहले बताइए। साउथ उड़ीसा है, आंध्र उड़ीसा बॉर्डर में। आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर। तो हम दोनों बॉर्डर से ही पले बड़े हैं। जी जी। मतलब उसलिए मैं दोनों भाषा कह लेता हूँ, उड़िया भी कह लेता हूँ, तेलुगु। हाँ, तेलुगु भी आती होगी आप। करेक्ट करेक्ट। अब चूंकि आपसे आगे बात बढ़ाऊँ, एक वहाँ का पेंटर, वो बॉर्डर का था, तेलुगु उड़ीसा बॉर्डर का। अच्छा। मिला मुझे, और मुझे मिला बड़ौदा में। वो मुझसे ऐसी ईमेल वगैरह पे बातचीत हुई। मैं बड़ौदा गया तो फिर मैं मिला, उसके कमरे में भी गया। वो वहाँ से पढ़ाई कर रहा था, फाइनल ईयर में था। वो पेंटिंग वाली जो इंस्टीट्यूट है, बहुत ही फेमस बड़ौदा में। हाँ, ऑफ कोर्स। पेंटिंग में उसका बहुत पसंद करता था, तो उसके कमरे में भी गया, उसका काम देखा। उसने बताया कि वो भेड़ चराने वाले परिवार से आता है, बकरी चराने वाले। तो यही है ना, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, कि वहाँ बकरी चराने वाले परिवार का लड़का इतना कमाल का पेंटर, टुडे ही इज बिकम क्वाइट अ वेल नोन गाय अमंग द सर्कल। सो यस, प्लीज। नहीं, तो मेरा मानना है कि देखिए, आज के दिन में पहली बार ये हो रहा है कि भारत में लोग जो है छोटे छोटे गांव से बड़ा काम करके निकल रहे हैं, क्योंकि जो आपने बताया कि उनका वो ड्रीम है कि हमने करके छोड़ना है दूसरी तरफ। मुझे लगता है कि आज के एंड ऑफ दिस शो में अगर कोई और इंसान, चाहे वो साउथ उड़ीसा में सुन रहा है, चाहे वो बिहार के किसी छोटे गांव में सुन रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र के किसी छोटे गांव में सुन रहा है, अगर उसे लगे कि मेरा कोई ड्रीम है, उसे वो परस्यू करने की हिम्मत रखे, अगर वो हमने कर दिया, तो मुझे लगता है कि आज हमारा काम सफल हो जाएगा। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं आपके शुरुआत से, बचपन से। बचपन में आप जिस गांव में पले बड़े, उसकी क्या यादें हैं आपके पास में अभी? बहुत सारी यादें हैं यार। अब तो मैं गांव जाता हूं तो मुझे दुख एक ही बात का होता है कि ज़मीनें बट गई, है ना। तो वहाँ पर आप देखते हो कि गांव में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गए। वो जो खेत थे, दूर दूर तक सिर्फ खेत देखता था, अब बीच में कोई घर बनने लगे उधर। तो वो दुख जो है मुझे बहुत होता है, क्योंकि मैं हर साल जाता हूँ। अच्छा, आप अभी भी हर साल जाते हैं? जी जी, हर साल जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि बाबूजी की ज़मीनें हैं। तो अब तो बहुत ही थोड़ी बहुत है, पर दिल का लगाव है। लगाव है, और उस घर में हमारी पैदाइश हुई है, तो जाते आते रहना तो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हमारी गांव की जो याद की जो बात आप कह रहे थे, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा फिल्मी सेटअप है ये। कि मेरे गांव के एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ नहर है, कनाल। तो हम कभी नदी में ज़्यादा पानी हो जाती तो नदी में तैरने चले जाते थे, और जब पानी जो है नहर में छोड़ते थे तो हम नहर में नहाने चले जाते थे। और फिर चारों तरफ आम के बगीचे थे। वाह। हर तरफ जहाँ भी चले जाओ, बिहार की खासियत है ये, इतने आम के बगीचे हैं, इतने आम के बगीचे। और ये अगर विंटर का सीज़न है तो केन फील्ड, गन्ने,
तो कहीं से भी गन्ना किसी का भी खेत से तोड़ा, अपने उसको छीलते हुए खाते हुए आप 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आप जा रहे हो। पता चला कि जो बड़ी नहर है वहाँ पर पानी आया हुआ है, तो हम बड़ी नहर जाने के लिए कम से कम 7 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं, गन्ना खाते हुए, पगडंडियों से होते हुए छोटे छोटे। तो मेरा जीवन ऐसा रहा है। मैं और शुरू की पढ़ाई ऐसे हुई थी, झोपड़ी थी, वहाँ से बाकी हमारे कज़न ब्रदर्स भी सब ने शुरुआत वहीं से की, क्योंकि जब आप छोटे हैं तो माँ बाप चाहते भी हैं कि आप बगल में रहें, करेक्ट, पास में ही रहें। तो एक तरफ हमारे घर से कुछ ही दूर पे एक स्कूल है, वो एक स्कूल था। दूसरा स्कूल था जो 2 किलोमीटर दूर था, जिसमें नदी पार करके जाना पड़ता था, जो कि सिर्फ झोपड़ी थी, और वो भी सरकारी स्कूल था, और ये सब प्राइमरी स्कूल थे। ये झोपड़ी वाले स्कूल में एक मास्टर जी हुआ करते थे, जिनका नाम था छेदी महतो। वो उस ट्राइब से आते थे जो नेपाल बॉर्डर पे बसे हुए थे, और उनके बारे में कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के वंशज वगैरह, ऐसी उनकी बैकग्राउंड की मैथोलॉजी ऐसी है। तो वो छेदी महतो सर थे, बहुत ही ब्रिलियंट थे। वो बच्चों को ऐसा बढ़िया पढ़ाते थे और बहुत स्ट्रिक्ट भी थे। वैल्यू सिस्टम के वैल्यू सिस्टम भी, मैथ वगैरह के कॉन्सेप्ट को लेकर के हर चीज़ में। तो वो चूँकि उनका ट्रांसफ़र हुआ था हमारे गांव के इस झोपड़ी वाले स्कूल में, तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए थी। तो हमारे परिवार ने उनको ऑफ़र कर दिया था कि आप रहिए हमारे यहाँ ही। अरे ये तो पंचायत हो गया। हाँ, तो बच्चों के पंचायत तो अभी बना है यार। हाँ, तो आपकी कहानी भी बना दिया उन्होंने शायद। 40 साल पहले की बात, 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो रहते थे हमारे यहाँ पे। उसका एडवांटेज ये होता था उनके हमारे यहाँ रहने से कि सारे बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लगती थी घर के अंदर, क्योंकि मातो साहब हैं, मातो सर हैं वहीं पे, छेदी मास्टर साहब हैं। तो छेदी मास्टर साहब जो है बेत लेके बैठते थे, शाम की हमारी पढ़ाई होती थी 1 घंटे, और बाकी बच्चे तो चले जाते थे अपने अपने घर, लेकिन हमारा मास्टर जैसे कभी छुटकारा नहीं हमको मिलता था। तो आपको घर से बाहर निकलने का पर्सनल इंसेंटिव भी था। हाँ, छेदी सर से थोड़ा वक्त मिले। तो 3री क्लास तक मैं वहाँ पढ़ा। वो उस स्कूल में मेरा एक दोस्त था, तो हम लोग जाते थे, तो वो गोनी कहते हैं महाराष्ट्र में, और बोरी हम लोग कहते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ भी बोरी। सबके लिए जो है एक एक बोरी हमारी रखी रहती थी। बोरी पे बैठे और लकड़ी का डेस्क जो है आपने सामने लगा लिया, और उस पर पढ़ाई होती थी। बहुत मार पड़ती थी कि हमारे इलाके में केन बहुत होता है। हाँ, डंडे की लड़ाई, हाँ, पिटाई। तो वो जो उसकी जो छड़ी हुआ करती थी केन की, वो मास्टर जी के पास हुआ करती। हाथ में पड़ता था। हाँ, बहुत ज़्यादा। और मास्टर जी बैठते थे लकड़ी की तख्त पे सामने, और उसी पे सोते भी थे दोपहर में लंच के बाद। तो ऐसा माहौल था यार रितेश कि वहाँ पर रामचंद्र था मेरे क्लास में, वो टॉप करता था। रामचंद्र जो था घास काटता था, अपने गाय बकरियों को चराने ले जाता। हाँ, चराने ले जाता था। सुबह सुबह ये सब काम ख़त्म करने के बाद वो तब स्कूल आता था, लेकिन टॉपर था सर। आपका क्या रैंक आता था? 2nd। अच्छा, आप नंबर 2 थे? हाँ, मैं नंबर 2 था। अरे वाह। हाँ, तो मैं जब मन लगा के पढ़ता था तो वो अच्छा करता था, लेकिन मन लगता ही नहीं था ना। लेकिन जब तक मैं झोपड़ी में था तब तक मेरे सपने कुछ बने नहीं थे, जब तक मैं झोपड़ी की स्कूल। एक्चुअली आप जब ऐसी जगह पे पलते बढ़ते हैं, इतनी बढ़िया होती है सराउंडिंग, हाँ, और आपने बाहर ही कोई दुनिया देखी नहीं है। तो जो जगह में आप रहते हो आपको लगता है यही सबसे अच्छा। मैं भी रायगढ़ में रहता था, मुझे लगता था कि दुनिया की सबसे अच्छी जगह ये रायगढ़ ही जगह। बट एक चीज़ कहूँगा यार कि मेरे जो दिमाग में जो गांव है ना, जो गांव बचपन का, वो ये है कि गर्मी के दिन में बाहर आप निकल नहीं सकते थे, बिकॉज आप फुटहिल में रहते हो। करेक्ट। फुटहिल में गर्मी 40, 42, 43 तक जाती थी। करेक्ट। और ओपन फील्ड में लू मतलब तेज़ बहती है, लू इतनी तेज़ चलती थी। तो और हमको जो है नहाने का शौक़ था कनाल में, तो हम भाग के जा करके कूद जाते थे। वापस आते थे तो पैर जल रहे हैं, ये कुछ नहीं। मेरी माँ थी हिटलर, वो इतने कोड़े मारती थी हमको, है ना। हमको लगता था नहाने के लिए क्यों मार रहे हो यार। बाद में पता चला कि एक्चुअली नहाने के लिए नहीं मार पड़ रही थी कि ये अगर बीमार पड़े तो फिर
एक अलग समस्या खड़ी हो जाए, क्योंकि डॉक्टर नहीं है। पर मुझे लगता है कि अगर उनकी पिटाई नहीं होती तो शायद आज जो कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। और उनका सपोर्ट नहीं होता, वो शुरुआती डिसिप्लिन नहीं होती, तो हमारा तो फाउंडेशन वही हो गया ना। क्योंकि जो इमारत आपने खड़ी की उसके लिए फाउंडेशन माँ बाप ही क्रिएट करते हैं और शुरू के टीचर्स क्रिएट करते हैं। और जिसको नहीं मिल रहा है, मैंने ऐसे भी बहुत केसेस देखे हैं रितेश, कि बहुत सारे लोगों के घर की हालात ठीक नहीं थे, उन लोगों ने वो बेस खुद क्रिएट किया, अपने दोस्तों को देख करके खोज के उन्होंने क्रिएट किया, और आज वो सब के सब ऐसी बुलंदी पे हैं कि मैं एज देयर फ्रेंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ देम। यार ये क्या बात है यार, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। आपके आसपास जैसे लोग हैं आप भी ऐसे ही बन जाइए, आप भी ऐसे बनेंगे। तो अब जैसे मुझे अंग्रेज़ी सीखनी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी आने के बाद, तो मैंने कहा कि ये मैं अपने दोस्तों के, अपने जो मेरे बिहार के लोग हैं, मैं उनके साथ रहूँगा तो कभी नहीं सीख पाऊँगा, क्योंकि हम लोग गाहे बगाए जो है हिंदी में या भोजपुरी में ही बात करते। करेक्ट। तो मेरे पास में कोई नहीं था जिसके साथ मैं अंग्रेज़ी में बात कर सकूं, तो मैंने उनकी संगत छोड़ दी। मैं बहुत कम मिलता था उनसे। मैं किससे मिलता था? नाइजीरिया का क्योंकि वो मेरे अंग्रेज़ी को जज नहीं करता। अमेजिंग है नहीं? तो मैं जो बोलता था वो बिना किसी जजमेंट के बहुत सीरियसली सुनता था, समझने की और फिर जवाब भी देने की जवाब कोशिश भी देता था। सो वी बिकेम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। क्या नाम था आपके पहले नाइजीरियन दोस्त का? अच्छा, मैं भूल चुका हूँ, आई एम सो सॉरी। बट आपका पहला दोस्त जो अंग्रेजी बोलने वाला दोस्त था वो नाइजीरियन था। कहाँ रहते थे आप दिल्ली में जब पहली दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहता था। पहले कमला नगर में था, बाद में मुखर्जी नगर गया था। बरसाती में रहे हो कभी? अरे मतलब बरसाती के नाम से तो मेरे बदन में सिहरन होती है, क्योंकि बरसाती में मैं रहता था मुखर्जी नगर में। एक बरसाती बाद में एक बरसाती में भी गया। बरसाती का डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि सस्ते में मिल जाते हैं। करेक्ट। डिसएडवांटेज ये है कि अगर गर्मी है बाहर, पीठ छिल जाती है। तो अगर 40 डिग्री बाहर गर्मी है तो अंदर में 45 डिग्री। करेक्ट। और बाहर में ठंड जो है, लोहे की छत होती है, मतलब अंदर गर्म से आप मतलब, और ठंड के दिन में 4 डिग्री बाहर है तो अंदर 1 डिग्री है। सो इट वाज हेल यार। मतलब मैं रहा हूँ बरसाती में दिल्ली, पहली बार जब मैं भी गया दिल्ली, सबसे सस्ते में जैसा आपने बताया बरसाती मिलती है, उस समय मुझे लगता था कैसे यहाँ से निकल जाए। हाँ बिल्कुल सही है। पर अभी जब रहने की ज़रूरत नहीं है ना, तब आप याद करके सोच सकते हो कि बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने ज़िंदगी में हमेशा सीखा है कि जब तकलीफ़ में रहो ना, उस समय तकलीफ़ में जीना बिल्कुल पसंद नहीं आता। हाँ बिल्कुल नहीं। पर जब निकल जाओ तब उसकी यादें फिर भी ठीक नॉस्टैल्जिया बन जाता है। तब नॉस्टैल्जिया बन जाता है। तब जो है पॉडकास्ट में बात करने में मज़ा आता है। बिल्कुल। एक्चुअली आपको बताता हूँ, एक दिन ऐसे मैं सोच रहा था, जब ना ऐसे बरसाती के बाहर बैठा हुआ था, मैंने सोचा कि यार ये तो ज़िंदगी में पूरी ख़त्म हो गई ज़िंदगी, यहीं पे बैठे हुए हैं, हमारे दोस्त बरसाती में आते हैं और घर भी ले रहे। फिर मैंने सोचा या तो फेल हो जाएंगे, तब तो कोई ऐसे ही ऑप्शन नहीं, या तो कुछ अच्छा हो गया तो लोगों को कहानी बता के जाकर के बताया करेंगे। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, आज मौका मिल रहा है। जी बिल्कुल। मनोज भाई ये बताइए कि दिल्ली में आप गए, आप बिहार में छोटी जगह से थे, आपने जैसे बताया कि आसपास में दोस्तों की संगत बदलने की कोशिश करी। मोस्ट बच्चे जो बिहार से जाते हैं, आप जानते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं। मेरे इनफैक्ट 2 कॉलीग्स हैं जो गया से आते हैं, छोटे छोटे गांव से वहाँ से, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो आपने ये जो दूसरा डायरेक्शन लिया कि आर्ट्स के साइड का, ये कैसे कर पाया? मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं बायोलॉजी अंत तक पढूं और फिर मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि वो उनका सपना था खुद के बारे में डॉक्टर बनने का, नहीं बन पाए थे। नोइंग एंड ही बिलीव्ड इन एस्ट्रोलॉजी। सो उनको मेरे जन्म के समय में ही ज्योतिष ने बोल दिया था कि भाई ये तो एक्टर ही बनेगा। और पता है कैसे बोला था? वाजपेयी जी, बहुत दुख वाला न्यूज़ है। कि आपका लड़का स्टार हुआ है कि नहीं स्टार होगा तो नहीं बोला कि वाजपेयी जी बहुत दुख भरी बात है। तो मेरे पिताजी को लगा कि उनके पीछे के 2 बच्चे सरवाइव नहीं किए थे, बिकॉज अच्छा सो सॉरी, मोर्टालिटी रेट बहुत कम हुआ करते थे उस समय में, मेडिकल ये सब। हाँ ये सब चक्कर था। तो 2 बच्चों ने सरवाइव नहीं किया था मेरे पहले, तो मेरे फादर को लगा कि ये भी सरवाइव नहीं करेगा।
तो मैं क्या बच नहीं उनका दिल बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये भी नहीं बचेगा, और नहीं बचेगा, अच्छा जी लेगा। बात कुछ और है। उन्होंने कहा क्या? बड़ा गड़बड़ हो गया, ये बच्चा तो अभिनेता बनेगा। अभिनेता भाजी ने कहा ठीक से देखिए ठीक से देखिए। फिर हम तो सोच रहे थे डॉक्टर का कुछ स्कोप है क्या। तो उन्होंने कहा वाजपेयी जी, ग्रहों का कोई स्कोप, ग्रह जैसे हैं वैसे ही हैं। तो अच्छा मनोज भाई, ये बताइए कि दिल्ली की वापस बात करते हैं। तो दिल्ली में आप आए, अलग अलग जगह में जाना शुरू किया, आपके अंदर अभिनेता का मन पहले से बन गया। मैंने पढ़ा कि वो बेतिया से शुरू हुआ आपका। वहाँ पे आपने थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे मतलब स्कूल में किसी तरीके से आपने स्किट्स में परफॉर्म करना शुरू। जी। वो कैसे शुरू हुआ मनोज भाई? रितेश, मैं 5वीं या 6वीं में मतलब बहुत ज़्यादा क्लियरली याद नहीं है, मैं उसे फिल्म देखना शुरू कर दिया क्योंकि मैं बेतिया शहर में रहता था और एक मिडिल स्कूल था, उसका नाम था कैथलिक स्कूल था, सेंट स्टैनिस्लॉस, बहुत पुराना स्कूल था। तो मिडिल स्कूल में पहले मुझे पढ़ाई करनी थी जो वहाँ के सबसे बड़े हाई स्कूल में जाने से पहले, तो वो भी कैथलिक स्कूल था। तो मिडिल स्कूल में मेरे पिताजी के दोस्त टीचर थे, इग्नेशियस मास्टर थे उनका नाम। इग्नेशियस? हाँ, इग्नेशियस मास्टर का लॉज था जिसमें 20 से 22 बच्चे रहते थे। वो लॉज उनका वो ओन करते थे और ठीक बगल में ही उनका घर भी था। तो मिडिल स्कूल में जाने के बाद वहाँ पे बीच बीच में फ़िल्म देखना जो है हो जाता था। जब भी मेरे माँ बाप आते थे तो उनको फ़िल्म देखने का शौक़ होता था, तो गांव से जब आते थे तो 2-3 फिल्में देखते थे, तो हमें भी दिखा देते थे कि हॉस्टल से निकाला, बाहर में जहाँ ठहरते थे वो लोग, हम लोग भी ठहरते थे और फिल्म देखते थे। वो फिल्म जो तो जब देखना शुरू किया मैंने, मेरी दुनिया बदल गई। मुझे एंड दिस इज पहली बार फिल्म आपने बेतिया में ही देखा? बेतिया में, उसके पहले तो देखा नहीं। कौन सी फिल्म आपने सबसे पहले देखी थी अगर याद तो? पहले याद तो नहीं है, लेकिन जो फिल्म मुझे सबसे ज़्यादा याद है वो है हाथी मेरे साथी। हाथी मेरे साथी, ऑफ कोर्स, बहुत छोटा था, क्लासिक जी। और उसमें मुझे उस फिल्म से एक ही दृश्य सबसे ज़्यादा याद है कि जब हाथी मर जाता है एंड में, तो राजेश खन्ना जी के ऊपर एक गाना फिल्म आया था, नफ़रत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। ये गाना मुझे आज तक याद है। नहीं, बड़ा आप गाते भी बहुत अच्छा है। हाँ, दिल से गाया आपने ये। तो ये गाना मैं आकर के एक्टिंग करता था अपने कमरे में, कमरा बंद करके ये गाना गाते हुए। अच्छा, कमरा बंद करके खुद एक्टिंग करते खुद एक्ट करना, मतलब ये शुरू कर दिया मैंने। मेरी माँ बताती थी कि मैं ये सारी चीज़ें करता था, मैं कमरा बंद करके एक्टिंग करता रहता था। तो द सीड वाज सोन देयर इस फिल्म के कारण। और 5वीं या 6वीं में आपको एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट के लिए हर क्लास को रिप्रेजेंट करना था। कितनी दुआएं देते होंगे राजेश खन्ना जी की, मतलब मनोज भाई बने हैं। एक एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट में मेरे क्लास 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड के लिए मुझे चूज़ किया गया टू रिप्रेजेंट इन एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट। उसमें मैं हरिवंश राय बच्चन जी की कविता मुझे दी गई कि आप इसको याद कीजिए और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो वो जो था मेरा, वहाँ से जर्नी मेरी शुरू हो गई और मैं फर्स्ट प्राइज़ भी लेके आया। व्हेन आई वाज गेटिंग डाउन फ्रॉम द स्टेज, और जिस तरह की ताली, मतलब टीचर्स भी खड़े होकर ताली बजा रहे। वाह, वो ताली ऐसी थी ना, इतनी एडिक्टिव थी। मैंने कहा बॉस ये अब तो यही होगा। इसके अलावा अब मैं कुछ वो आपका पहला वो था कि ऑडियंस का अप्रिसिएशन का जो मज़ा होता है जी, वो वहाँ से आया। और उसका कारण है क्योंकि मैं बहुत ही शाई और रिजर्व बच्चा हुआ करता था, बहुत ज़्यादा। तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि स्टेज पे ना मैं एक फ्रीडम महसूस किया। मैंने महसूस किया कि दिस स्टेज हैज़ गिवन मी अ चांस टू बी माई सेल्फ, टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, rather than constantly be bothered कि दूसरे क्या कहेंगे, क्या होगा। या तो मुझे उसका एडिक्शन इसलिए भी बुली करते थे दूसरे बच्चे कभी? बहुत ज़्यादा। और मैं थोड़ा जिसे कहें बचपन में ठीक ठाक खूबसूरत हुआ करता था। तो अभी भी खूबसूरत है आप। उससे मतलब जिसे कहें ना चॉकलेटी बच्चा। ऐसे लोगों को देख के नहीं लगेगा, लेकिन हाँ चॉकलेटी बच्चा था मैं।
और मेरे पास फ़ोटो भी है। सत्या के बाद वो सारे जो दोस्त थे उनको समझ ही नहीं आ रहा कि यही बच्चा ही है। तो ये साले बुली बहुत करते थे मुझे, बहुत बुली करते थे ये, और मैं चुपचाप भी रहता था। तो इनको लगता था कि ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर एटीट्यूड है, उसलिए चुपचाप रहता है, हाँ इसीलिए चुपचाप रहता है। तो बुली करने वालों को तो रीज़न चाहिए, मौका चाहिए। हाँ। सो दैट हैज़, जो एलिक्यूशन कॉन्टेस्ट के बाद आई एम नेवर लुक बैक। मैं हर एलिक्यूशन कॉन्टेस्ट में स्टेट वाला, इंटर स्कूल वाला, सारे में पार्टिसिपेट करता था मैं। आपकी ना 4-5 चीज़ जो मैंने सुनी, मुझे लगता है कि जो हमने शुरुआत करी कि यंग बच्चों के लिए जो अपना एम्बिशन रखते हैं, पहला है कि बुली होने से बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए जी, और बुली होने को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करना चाहिए। कि अगर सबसे पहले तो किसी को बुली नहीं करना चाहिए, पर अगर कोई किसी सिचुएशन पे है तो हमेशा आपदा को अवसर बनाए। हाँ। दूसरा है एस्ट्रोलॉजर जो कहे उसे मान जाए। मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात। आप एस्ट्रोलॉजी में मानते हो अभी? मैं पढ़ता भी हूँ। आप खुद भी पढ़ते हैं? हाँ, बिकॉज मेरे फादर में था। आई थिंक इट हैज़ कम फ्रॉम माई From फादर। father, बाकी sir. किसी बच्चों में नहीं है उनके, लेकिन मुझ में बहुत अंदर से बहुत क्यूरोसिटी रही टू नो अबाउट लाइफ एंड डेथ, बिकॉज कुछ एक घटनाएं ऐसी घटी। सो अब द सीकिंग मेरी बचपन से हो। कभी क्लोज टू डेथ रहा है लाइफ? या वेरी क्लोज, मतलब जैसे मैं हमेशा सोचता था कि बचपन में कि माई पेरेंट्स आर हियर फॉर एवर, और सडनली एक झटका लगा जब मैं 6th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड में था, जब मेरे चाचा जी का देहांत हुआ एंड आई सॉ माई फादर रियली रोलिंग डाउन ऑन द फ्लोर एंड क्राइंग। मतलब वो जो मतलब एकदम टूट जाना अंदर से कहते हैं। हाँ, मेरे फादर अपने भाई जो कज़न ब्रदर थे उनके बहुत करीब थे वो। तो मुझे लगा कि यार, मैं तो सोच रहा था कि माई फादर इज़ हियर फॉर एवर, माई मॉम इज़ हियर फॉर एवर। और वो पहला झटका जो मुझे लगा था, एंड देन मेरा अंदर में सवाल आया कि अरे यार, ये मरना है तो फिर आए क्यों हैं? तो द क्वेश्चन जो मेरे अंदर में बहुत छोटे में आया, एंड देन आई केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट इट कि व्हाट इज दैट मिस्ट्री, यू नो, अबाउट लाइफ एंड डेथ। व्हाई दिस साइकिल, व्हाई शुड वी गो थ्रू दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट इफ इट इज नॉट गोइंग टू बी फॉर एवर, है ना? द मीनिंग क्या है फिर? तो वहाँ से मेरे शुरू हुआ। एंड मेरे फादर बहुत एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे, तो मेरे घर पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आते रहते थे। हाँ, मतलब और क्लियरली बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स आते थे। बहुत। और मेरे फादर का शौक क्या था कि जैसे जब भी कोई बच्चा होने वाला होता था उनका, तो वो नर्स को 5 रुपए देते थे, बिकॉज द हस्बैंड वाज नॉट सपोज टू बी इनसाइड द डिलीवरी रूम, अच्छा। एंड दे वर नॉट अलाउड टू मीट द मदर फॉर एटलीस्ट 6-7 days बिकॉज ऑफ द हाइजीन करेक्ट रीज़न। करेक्ट। तो नर्स को पैसा देते थे 5 रुपये। 5 रुपये उसमें काफ़ी पैसा होता था कि मुझे एग्जैक्ट टाइम दीजिएगा आप कि कब बर्थ हुआ है, बहुत कब हुआ, ताकि कुंडली बनाई जा सके। आपको क्या पर्सपेक्टिव है? आपने जो ये रिफ्लेक्ट किया इस पे कि लाइफ और डेथ के बीच में आपका क्या ओपिनियन निकला फाइनली में कि मतलब क्यों आते हैं हम अगर हमें जाना ही है एक समय पे? इस एक दिन आध्यात्मिक पॉडकास्ट करेंगे हम लोग, आराम से, ठीक है। बट मैं आपको बताता हूँ कि मेरे लिए पर्सनली ना, हाँ, मुझे लगता है कि जितना मैं अपने आपसे समझता हूँ, मुझे लगता है कि यार देखिए, मैं तो नहीं समझ पाया कभी कि मतलब क्यों आए क्यों जा रहे हैं, पर मेरे लिए कि जितने दिन हैं, दोनों हमारे फादर साहब गुजर गए पिछले साल, पर दोनों का ये हमेशा रहता है कि जितने दिन रहे ना, इतनी खुशी से रहना है, जो दिल करता है वो काम करना है कि मतलब ज़ीरो रिग्रेट्स रहे, कि जिस दिन बुला भी लें उस दिन तक ऐसा रहे कि ज़ीरो रिग्रेट्स, कि मतलब सारा खुशी से जो काम करना है वो करके जाए। हमारे स्पिरिचुअल टीचर कहते हैं कि पूरे, बिल्कुल आखिर की तरह की बात, कि भाई पूरी ज़िंदगी को स्वच्छंद होके जियो, है ना, होता है ना, विदाउट एनी अबैंडन। करेक्ट। बट ख्याल रहे कि आपके जीने से, आपकी उस तरह से जीने से किसी को तकलीफ़ ना हो। हाँ, बिल्कुल। आप जैसे जीना आप जिए, लेकिन आप अपने तरीके से किसी को आहत ना करें, किसी को हर्ट ना करें। अगर आप मदद नहीं कर सकते तो आहत मत करें, बिल्कुल ही मत करें। करेक्ट करेक्ट। ये और मैं इस प्रिंसिपल को फॉलो करता हूँ, और मैं भी अनअबैंडन तरीके से जीता हूँ। जो मन आता है करता हूँ,
मेरी लाइफ की एक रूटीन है और उस रूटीन के साथ समझौता नहीं करता हूँ मैं कभी भी, उस डिसिप्लिन के साथ में। लेकिन उसके अलावा मैं बच्चे की तरह ज़िंदगी को जीता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा खुश वहाँ होता हूँ जब मैं शूटिंग पे होता हूँ। लोग कहते हैं कि आप नुसरत आप आधा घंटा पहले क्यों आ जाते हैं? हमारे लिए जो हम सब लोग नर्वस हो जाते हैं यहाँ पे, उनको मैं कन्विंस नहीं कर पाता हूँ कि भाई मेरे लिए शूटिंग पे पहुँचना इज एन एक्साइटिंग थिंग, इट्स एन एक्साइटिंग थिंग। मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट, मुझे रहना है वहाँ पे। हाँ नहीं, मुझे I get अपने it. लोकेशन पे पहुंचना, अपने सब लोगों से बात करना, फिर अपने वैन में जा करके मेकअप करना एंड रीडिंग द सीन ऑफ दैट डे एंड उस पर प्रिपेयर करना, फिर अपने को एक्टर के साथ बातचीत करना। आई लव दैट एंड दैट इज़ वाई आई रीच देयर नहीं बिल्कुल, यू रियली वांटेड इट। अगर आप ज़िंदगी में उसी के लिए आपने फाइट करी है। आपने एक और चीज़ बताया कि कंफर्ट जोन से बाहर निकले आप। आपने कोशिश करी कि नई चीज़ सीखने का नया नया रास्ता खोजा, नाइजीरियन दोस्त को खोजा उसके लिए। जो आपका परसुएट था उसके लिए आपने रिजेक्शंस भी बहुत सही है मनोज भाई, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताऊं कि जो पहला मेरा रिजेक्शन हुआ था, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा था, वो मैं बचपन से ये सोच रहा था कि मैं मटेरियल इकट्ठा कर रहा था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो अगर मैं किसी को बोलूँगा यहाँ पे इस समाज में, तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि एक्टर्स वर कंसिडर्ड भांड, नाचने गाने वाले। उनकी फिल्में देख लो, एंटरटेन हो जाओ, दैट्स इट। तो मैं किसी को बोलूँगा तो ये तो मेरा मजाक भी उड़ाएंगे एंड ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मैं यहाँ से नहीं निकलूँ। तो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मतलब मेरा यूनिवर्सिटी में किसी को नहीं बताया? नहीं, मेरे स्कूल में, हाँ, मैं जब 12th, मतलब मैं 11वीं 12वीं, हाँ, किसी को पता ही नहीं था कि मैं करना क्या चाहता हूँ। मैं जा करके, मेरे फादर ने कहा कि ये भाई देखो, ये आ गया है मेडिकल के एंट्रेंस का, इसका भरो और जा करके दे के आओ। मैं फॉर्म भर के मैं जा करके मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट भी दे के आ गया 2 बार। सो आई नेवर टोल्ड देम ओपनली कि भाई मुझसे क्यों एंट्रेंस टेस्ट दिलवा रहे हो, मुझे नहीं करना है। तो मैंने कहा कि करते रहो जो ये कह रहे हैं, एंड फाइंड अ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट फ्रॉम हियर। तो मेरा एक दोस्त था, उसके भाई पढ़ता था हंसराज कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं उधर ही पढ़ूंगा। मैं मारवाड़ी दोस्त था, तो उसको मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे भी ले चल यार। तो उसने कहा कि तुमको पता है रिजर्वेशन कराना पड़ता है ट्रेन में। तो बेतिया स्टेशन पे जो कोटा है, जयंती जनता, पहले कोटा की टिकटें हाँ, मिलती थी। कोटा की टिकट यहाँ पे जो है, इस स्टेशन का कोटा सिर्फ 2 है और दोनों फुल हो गया है। तुमको कैसे लेके जाए हम? तुमने कहा किसी तरह से कुछ कर दे। तो उसने कहा ठीक है, एक काम कर, दिल्ली का टिकट ले ले, फिर देखेंगे हम लोग। जनरल वाला टिकट? जनरल वाला टिकट ले लिया मैंने। और जिस दिन हम लोग फिर वहाँ से रितेश हम लोग निकले पटना के लिए। एक तो हम लोग का इलाका इतना दूर है कि आप सपना तो देख लेंगे, लेकिन सपने को चेज करने के लिए आप जब निकलेंगे अपने घर से, तो पटना स्टेशन तक पहुंचने में उस समय में 3 दिन लग जाते थे। पटना स्टेशन तक का ही 3 दिन लग जाता था? हम लोग को लगता था। जब मैं अपने गांव से निकला तो गांव से लेकर के पास के कस्बे तक कोई बस नहीं आती थी। वो बस कभी आती भी थी तो अचानक से बस चलनी शुरू होती थी, और अचानक से बंद हो गई तो 1 साल के लिए बंद हो गई। तो 3 दिन हुआ तो पटना। पहले कस्बा पहुंचो, कस्बे के बाद फिर बेतिया पहुंचो, बेतिया में फिर रुको, फिर बेतिया से मुजफ्फरपुर पहुंचो, मुजफ्फरपुर में 1 रात रुको, फिर उसके बाद अगले दिन फिर पटना के लिए अब बस सिटी। फिर पटना से भी तो दिल्ली फिर और 1.5 दिन। तो पटना से आपको जयंती जनता ट्रेन लेनी है। अब उस जयंती जनता ट्रेन में मेरे दोस्त रविंदर चौधरी का जो है रिजर्वेशन है, मेरा नहीं है। तो स्टेशन पे किसी ने कहा अरे चढ़ जाओ, बीच रास्ते में टीटी को दे देना, कुछ पैसा हो जाएगा, है ना। हम लोग चढ़ गए। अब जब टीटी इधर आए तो मैं दूसरे बोगी में भागूँ, फिर उस दूसरी बोगी में आए तो मैं तीसरी बोगी में भागूँ, फिर मुगल सराय पहुँचे, फिर मुगल सराय में उतर के फिर वापस पीछे। और 101 डिग्री मुझे बुखार। तो मेरे दोस्त ने कहा कि तू एक काम कर, तू सो जा। तो मैं सो गया, जिसको लेकर आज तक गाली देता है वो।
और ये बात पता नहीं कितने साल पुरानी है। वो मारवाड़ी दोस्त आज तक गाली देता है कि इसको बताओ, पैसा मैंने खर्चा किया, ये सो गया, मैं वहाँ पर जो है टीटी से भाग रहा हूँ। अच्छा, फिर वो भागने लगे। वो भाग रहा था। क्या करते हैं आपके मारवाड़ी दोस्त अभी? अभी दिल्ली में है वो, अब तो खैर वो रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में। हाँ, तो आप कनेक्टेड हैं अभी भी? वहाँ हम लोग काफ़ी कनेक्टेड हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दोस्त, मेरे बेतिया के दोस्त, सब लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा। अभी तो आदमी जो एक बहुत बड़ा जो दुख है मुझे एक ही बात का, कि मैं ट्रेन में नहीं सफ़र कर सकता हूँ। ट्रेन में सफ़र करने से अब बेसिकली यही है कि मुश्किल हो जाता है। हाँ, इतने लोग आ जाते हैं तो लेकिन ट्रेन में ज़िंदगी सीखी है। हाँ, ट्रेन में लोगों से बात करके, लोगों को देख के सच में हमने ज़िंदगी, एक पूरी ज़िंदगी की किताब सीखी है हमने वहाँ पे। और मैं तो सारे एक्टर्स को बोलता हूँ जो प्रिविलेज परिवार से हैं, उनको हमेशा कहता हूँ कि, जो कि मैं अपनी बेटी को भी बोलूँगा, और कुछ मत करो, यहाँ से बैठो, जाओ कन्याकुमारी ट्रेन में, फिर वहाँ से तमिलनाडु ट्रेन में जाओ, फिर वहाँ से सीधा ट्रेन लो कोच्चि जाओ, और वहाँ से ले करके सीधा श्रीनगर तक, यही करो। 1-1.5 साल तक आप सिर्फ ट्रेन में सफ़र कीजिए। उससे ज़्यादा सीखने की अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलती। कहीं ज़िंदगी ऐसी बनती। मेरे ग्रैंडफादर कहा करते थे कि जब तक घर नहीं छोड़ोगे तब तक कहीं नहीं पहुंचोगे। वो ज़रूरी, बिल्कुल ज़रूरी। तो घर, उसके कहने का मतलब ये था कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए और निकल जाइए। आप जब आप निकलोगे तो जब आगे पीछे कोई नहीं होता है, एंड द ओनली थिंग दैट यू आर विद इज़ योर ड्रीम एंड द ऑडेसिटी टू चेज इट, है कि नहीं? थोड़ा इसी के बारे में बात करते हैं मनोज भाई, कि दिल्ली में आपने जब आए तो आपने NSD के बारे में पता नहीं कहाँ से सुना, और आपने अप्लाई किया, कहाँ से सुना आपने? और फिर मैंने पढ़ा कि कई बार आपको रिजेक्शन फेस हुआ, आप कैसे, हाउ डिड यू कीप गोइंग? एक्चुअली जब मैं स्कूल में था ना, तो मैं सोचता रहता था कि कैसे निकलूँ यहाँ से और कैसे मैं बम्बई जाऊँ। और बम्बई जाना मतलब कि इट वॉज़ अ डिफ़िकल्ट ड्रीम। वहाँ से गांव में बैठ करके, तब मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, रविवार या धर्मयुग कोई मैगज़ीन हुआ करता था, उसमें मैंने राज बब्बर सर का इंटरव्यू पढ़ा। उसमें तो वो अभी बहुत बड़े स्टार बने थे, तो उसमें लिखा था कि उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 3 साल की ट्रेनिंग ली, डिप्लोमा ट्रेनिंग। और मैंने कहा यार ये बढ़िया है कि यहाँ पर मुझे जो है एक जगह मिल गई जहाँ जा कर के मैं काम करूँगा, सीखूँगा, फिर उसके बाद बम्बई जाऊँगा। फिर उसके बाद नसरुद्दीन शाह सर का जो है इंटरव्यू था, फिर मैंने ओमपुरी सर का भी इंटरव्यू पढ़ा। तो ये सब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए। तो मेरा मन पक्का हो गया कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ूँगा और थिएटर करूँगा, और फिर मैं साथ में ड्रामा में जाऊँगा। मैं अपने फादर को बोलूँगा कि ये डिप्लोमा है, डिग्री के बराबर की चीज़ है, और आपको पैसे की चिंता मत कीजिए, इसमें स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो समवेयर मेरा प्लान बन गया था ये पूरा सारा। तो सारे काम जो मैंने उसके बाद किए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने के लिए किए। उसके बाद एवरीथिंग दैट आई डिड, चाहे वो पोइट्री रेसिटेशन हो, चाहे वो नाइजीरियन दोस्त बनाना हो, अंग्रेज़ी सीखना हो, हिंदी सीखना हो, उर्दू सीखना हो, उसी एक गोल के लिए। और उनको इतने कुछ नाटक चाहिए थे, तो वो सारे नाटक मैं करता रहा। कभी हिंदू कॉलेज के लिए करता था, कभी रामजस के लिए करता था। सो एवरीथिंग, स्ट्रीट प्लेस करता था मैं एक ग्रुप के साथ। सो जो भी मैंने किया वो सिर्फ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने के लिए, और वो नहीं हुआ। 1 महीने के लिए मैं डिप्रेशन में चला गया, बिल्कुल, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगा कि क्योंकि प्लान बी था नहीं मेरे पास। ये हर चीज़ उसी चीज़ के लिए करी थी। हर चीज़ उसी चीज़ के लिए की थी, और ऐसा लगा जैसे कि इट ऑल केम क्रैशिंग डाउन। 1 महीना समझ ही नहीं आया कि अब मैं क्या करूँगा। मेरा MA करने का कोई मन नहीं है, और मैं करूँ तो क्या करूँ। नाउ व्हाट शुड बी माई नेक्स्ट स्टेप? सो एवरीथिंग वाज डार्क फॉर मी। दैट 1 month
ओनली माई फ्रेंड्स, मतलब जो दोस्त थे ना मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्होंने मुझे सहारा दिया। वो मुझे ऐसे हाथ पकड़ के लेके चले जाते थे, तो यार साथ खाना खाने हाँ चलते चल हैं। खाने चलते हैं, चल घूमने चलते हैं। मैं ज़बरदस्ती कमरे से निकाल के लेके जाते थे। वो देख रहे थे कि वो शायद एक महीना आपका सबसे कठिन पार्ट होगा आपके लाइफ में। सबसे कठिन। एक बार उसमें से एक दोस्त था, विजय जजोरिया, भोपाल में रहता है वो। उसने कहा अरे यार संभव थिएटर ग्रुप है, उसने जो है 1 साल के लिए वो लोग थिएटर वर्कशॉप कर रहे हैं, और जो भी उस थिएटर ग्रुप में है वो सब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट लोग हैं। तो 365 डेज़ का है मनोज। अगर संभव थिएटर ग्रुप यहाँ का टॉप मोस्ट ग्रुप है तो तू चला जा। और 2,500 रुपये मांग रहे थे वो लोग। तो सबने जो है कॉन्ट्री किया, तो हाँ सबने पोलिंग किया, और उन्होंने जो है आपको संभव में भेजा। समूह में भेजा मुझे। वाओ, एंड नितेश 365 डेज़ में से मैं 364 डेज़ में प्रेजेंट था। वाओ। एंड एक ही दिन मैं प्रेजेंट नहीं था, उस दिन वो क्लास हुई भी नहीं थी। वो बिकॉज इट रेन सो मच कि मतलब कोई नहीं पहुंच पाया। ये तो बाकी हर रोज आप पहुंचे। हर रोज़ पहुंचा मैं, हर रोज़ मैं अकेला। आपने इसे रिडेम्पशन की तरह लिया कि ये अगर मैंने अच्छा कर दिया। हाँ, तो मुझे लगा कि अब सेकंड चांस के लिए मेरा कमाल हो जाएगा, और ये जितने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एलुमनाई हैं इनके नज़र में मैं आ जाऊंगा। तो वो हुआ, उसका फ़ायदा हुआ भी। नहीं, ऑफ कोर्स संभव ग्रुप से कितने इनक्रेडिबल एक्टर्स निकले हैं। बहुत सारे, मतलब सीमा पावा, मनोज पावा, करेक्ट। जो आजकल इतने बड़े नाम हैं। वहाँ से आपको वीरेंद्र सक्सेना, और भी मतलब इतने ऐसे ऐसे नाम हैं कि लोग चौंक जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद मेरे रास्ते खुलने शुरू हुए। देन अगेन नेक्स्ट ईयर आई गॉट रिजेक्टेड। तो रघुवीर यादव जी मिले तो उन्होंने कहा कि तू क्या कर रहा है, क्यों सब दे रहा है, तू यू आर सच ए गुड एक्टर, तू आप बैरी जॉन के पास चल। बैरी जॉन वर्कशॉप कर रहे हैं। और तो वर्कशॉप पहुंचा, हम सब लोग जो है ये दिल्ली में ही कर दिल्ली में। बैरी जॉन। तो दिल्ली बैरी जॉन, ही वॉज द टॉप मोस्ट टीचर। बैरी जॉन इज कंसिडर्ड लाइक अ लेजेंड। लेजेंड। वो पहुंचा तो बैरी जॉन ने कहा ओके वेलकम, बट ओनली थिंग इज यू विल हैव टू पार्टिसिपेट इन द वर्कशॉप, एंड if we think right, then you will get one role, or you will be assisting me in direction, or you will be doing the backstage. मैंने कहा ठीक है। तो उस वाले वर्कशॉप में दिव्या सेठ थी, ऋतुराज भी थे। और ऋतुराज जो है इंग्लिश प्ले करते थे, दिव्या सेठ भी इंग्लिश प्लेस करती थी। उसमें शाहरुख भी था उस वाले वर्कशॉप में। तो हम सब लोग, अच्छा, उसी सेम वर्कशॉप पे शाहरुख भी थे। हाँ, तो हम सब लोग कर रहे थे ये सोच के कि हमारी कास्टिंग हो जाएगी। और ऑलमोस्ट सबकी कास्टिंग में मुझे बहुत अच्छा रोल मिला रघुवीर यादव सर के साथ। ही वाज प्लेइंग द मेन लीड। एंड शाहरुख को और दिव्या को भी मिला। बहुत ही एक कल्ट होता था उस समय दिल्ली में प्लेस का। हाँ, बहुत ज़्यादा। पर कहीं मुझे लगता है कि आजकल अच्छे प्लेस की अपॉर्चुनिटीज काफ़ी कम हो गई थी। अभी मैं देखता हूँ कि एनएमसीसी में काफ़ी शुरू हो गई हैं वापस से, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस नॉट ओनली दैट, अब ऑडिटोरियम्स जो हैं, वेन्यूज़ जो हैं, अब सिर्फ पृथ्वी थिएटर नहीं रहा, या फिर आपको बैंड, छोटी छोटी वेन्यूज़ खुलने लग गई। छोटे छोटे वेन्यूज़ यहाँ पे, एंड वो बहुत ही अमेजिंग प्लेस करते हैं ये लोग। यहाँ पे छोटे छोटे सेंटर्स खुल गए। सो आई थिंक थिएटर स्प्रेड हो रहा है, वो वापस आ रहा है एक तरीके से। वो वापस से आ रहा है, वापस से स्प्रेड हो रहा है। एक ही चीज़ है कि ये थिएटर्स सारे स्मॉल टाउन में अगर स्प्रेड होना शुरू हो जाए, देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक, देयर इज़ नो लुकिंग बैक। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ आर्ट है थिएटर, मुझे लगता है कि ये सबसे रिलेटिवली वन ऑफ द प्योर फॉर्म्स ऑफ आर्ट है, एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट, एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ आर्ट है। करेक्ट, मतलब गोइंग बैक टू द रोमन एम्पायर। हाँ बिल्कुल, रोमन एम्पायर से हमारे यहाँ पे आपको जहाँ वो तो नाट्यशास्त्र लिखा ही गया है कई हज़ार साल पहले। करेक्ट, करेक्ट। तो इससे ओल्ड फॉर्म तो कोई कुछ भी नहीं रहा है। और नाटक तो कभी भी हो सकता है ना। और आप यहाँ पे बैठे हुए 10 लाइन आप बोलो, 10 लाइन मैं बोलूँ, ये लोग देख रहे हैं, तो दिस इज थिएटर। दिस इज ऑल्सो थिएटर इन सम वे। करेक्ट। सो थिएटर इसीलिए जो है सबसे फैसिनेटिंग। तो मेरा एक आपके लिए प्रपोजल है। हाँ, अगर आप थोड़ा समय निकाल सकें कभी और आगे, जी, मैं चाहूँगा कि हम लोग 10 बच्चे, हाँ, यंग थिएटर किड्स, हाँ, हाँ, उनके लिए थोड़ा समय निकालें जी, इन द वे ऑफ गिविंग देम गाइडेंस एंड लर्निंग। जो देश के 10, और हम लोग वी विल रन अ नॉमिनेशन प्रोसेस, प्रिपरेशन प्रोसेस एंड सो ऑन, और उन्हें हम लोग छोटे छोटे ग्रांट्स देंगे, हाँ, हाँ, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर सके। और होपफुली इन द फ्यूचर उन 10 बच्चों में से कुछ लोग
मनोज भाई बन पाएंगे, शाहरुख खान बन पाएंगे? क्या आप थोड़ा समय निकाल पाएंगे 1 घंटा इसके लिए चलिए कभी फ्यूचर में? फिर थिएटर के लिए कभी भी तो इसको हम लोग बुलाएंगे मनोज भाई फेलोशिप चलिए। फॉर यंग थिएटर आर्टिस्ट। थैंक यू ओयो। ये हम करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए आज जो यंग बच्चे हैं जी उनको एक्सपोजर की कमी है। देखिए मैंने जब पहली बार, मुझे पीटर थियल एक हैं यूएस में फाउंडर एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने मुझे फ्री में यूएस बुलाया जी और जब मैं यूएस में जाके लोगों से मिला, जैसे आपने संभव ग्रुप में लोगों से मिले, मैं भी वहाँ पे पहली बार बड़े सक्सेसफुल फाउंडर से मिला राइट और मेरा दिमाग खुल गया। मुझे लगा कि अभी मैं भी बड़ा सोच सकता हूँ। तो मुझे लगता है एक्सपोजर एक वो टर्निंग पॉइंट होता है लोगों के बिल्कुल एक्सपोजर ही है, बिकॉज एक्सपोजर जो दिमाग में सारे जो लिमिटेशन है ना उसको ख़त्म करता है। आपके लिए कैसा डिफरेंस रहा कि आप बेतिया से आए और अभी यहाँ पे सारे साउथ दिल्ली के बच्चों के साथ आप साथ में एक्ट कर रहे थे? इट वाज नो, लेकिन वो इजी नहीं था बिकॉज मैं उनके, वो लोग आपस में बैठ के जो आपस में जो इजी कन्वर्सेशन होता है ना दोस्तों का, मैं उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था क्योंकि उनकी अंग्रेज़ी समझ ही नहीं आती थी मुझे तो और वो बेचारे, उनकी हिंदी भी ऐसी कमाल नहीं थी। तो उनसे दोस्ती होते होते मुझे समय लग गया और सब, एंड इट लास्टेड फॉर वेरी लॉन्ग, वी आर स्टिल फ्रेंड्स। हम सब अभी भी दोस्त हैं। ऋतुराज पास्ट अवे, गॉड ब्लेस हिज सोल, बट यू नो ऑल ऑफ अस, उनकी हिंदी अच्छी हुई, मेरी अंग्रेज़ी अच्छी हुई, तो कम्युनिकेशन का जो है उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई। दिल्ली में मैंने सुना है कि सारे थिएटर वालों का अड्डा होता है जहाँ पे सब लोग मतलब हैंग आउट करते हैं। जी। आप लोग का कौन सा था? हमारे बाद में मैंने एक ग्रुप फॉर्म किया था एक्ट 1 NK शर्मा के साथ, बहुत ही लेजेंडरी प्लेस की है हमने उसके साथ। तो उसमें पीयूष मिश्रा भी आ गए, आशीष विद्यार्थी भी थे, आशीष विद्यार्थी भी थे, गजराज राव भी थे, और सुजीत सरकार, कुछ समय के लिए इम्तियाज़ आया था शायद। ये सब लोग, मतलब आज सब के सब, दिस पीपल आर सच ह्यूज नेम्स। उनके हम सब लोग थिएटर करते थे और हमारा जो फेवरेट टाइम होता था ना, लंच टाइम, हम सब साथ में खाना खाने जाते थे, सब साथ में। जिसके पास पैसा होता था वो पैसा देता वो देता था। एक था रिफ्यूजी मार्केट है, बंगाली मार्केट के पास में, बिल्कुल। वो तंदूरी रोटी और दाल बहुत अच्छी देता था, तो हम तंदूरी रोटी और दाल लेते थे बस। और हम ये बाकी सब चले जाते थे तो मैं और गजराज राव पीछे रह जाते थे कि हम दोनों चुपके से 2 लस्सी पियेंगे क्योंकि अपना खुद का होगा। हाँ। क्योंकि हमारे पास उतने ही पैसे हैं। हनुमान मंदिर का कड़ी चावल, हनुमान मंदिर का कड़ी चावल बहुत ही Iconic। था। आपको ITO पे एक बजरंगबली जी की बहुत बड़ी मूर्ति, बड़ी मूर्ति है। ठीक है, करेक्ट उसके ठीक नीचे, उनके ठीक नीचे वहाँ पे एक ढाबा है। करेक्ट। मुझे लगता नहीं है कि इस दुनिया में उससे बढ़िया दाल उस समय मिलता कहीं पे मिलता होगा ना। मैंने काफ़ी दोस्तों से पूछा कि भाई तुम लोग गए, खाया क्या वापस से? तुमने कहा खाया, लेकिन वो शेफ जो है वो गुजर गया है, तो अब वैसी दाल नहीं है। वो सिर्फ दाल खाने के लिए लोग 20 अलग अलग जगह से आते हाँ आते थे। नहीं, देखिए दिल्ली का जो भी कहें, दिल्ली का जो खाना है हाँ, वो अनपैरेलल्ड है। दिल्ली की खाने की एक मिसाल है। आप दिल्ली में ये मत सोचो कि यार ये चीज़ मैं यहाँ खाऊंगा, करेक्ट। कभी नहीं सोचो। दिल्ली में किसी भी गली में जो खाना चाह रहे हैं आपको मिल जाए, बिना ये सोचे हुए कि हाइजीनिक है कि नहीं है, आप खा लो। वो हाइजीनिक भी होगा और उसमें स्वाद भी होगा, जो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलो। आप बार बार याद दिलाओ। बार बार तो अच्छा, आपके ख्वाब तो बड़े थे, बहुत बड़ा। आपने मतलब बेतिया से ही मन बना लिया था कि अभी तो हमने आपने इंटरव्यूज़ पढ़ी और कॉन्स्टेंटली उससे अपना प्लान बनाया। दिल्ली शहर उसके लिए थोड़ा छोटा पड़ गया तो उसके लिए आप पहुँचे बॉम्बे, मुंबई। आपने कहा कि चलो बैंडिट क्वीन ठीक हुआ है, अब मैंने कुछ और करना है। पहला बॉम्बे में क्या आपके लिए इट वॉज टीडियस यार, आई वुड से कि टीडियस कई नज़र से था। मैं दिल्ली में 18 घंटे बिजी रहता था। यस, आई वॉज नॉट अर्निंग मनी। थिएटर से आप पैसा नहीं कमाते हो, पर काम था, मैं बिजी रहता था। खाना वाना तो दिल्ली की एक अच्छी बात है कि दोस्तियाँ ऐसी थी कि खाना वाना तो मिल ही जाता था। कभी एक खाना कभी मिस हुआ भी, लंच अगर मिस हो रहा है तो सडनली कोई खा रहा है तो उसके साथ जाके बैठ गए तो साथ में बैठ के तो खा लिया। आधी रोटी वो दे देता था खाने के लिए। दिल्ली वॉज नॉट डिफिकल्ट, मुंबई वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, वेरी डिफिकल्ट। इट वॉज, मैं इतना ज़्यादा था कि मतलब
मैं फिज़िकली मैं सही नहीं था, मेंटली एंड इमोशनली आई वाज मतलब जस्ट वेरी डाउन। मैं काम नहीं था, मैं थिएटर भी नहीं कर रहा था, काम की खोज में स्टूडियो से एक स्टूडियो में भटकता रहता था, और फाइनेंशियली तो कम्प्लीटली ब्रोक है ना। महंगा शहर भी है, महंगा शहर भी, तो यहाँ पे खाना कहाँ से आएगा इसका पता नहीं चलता था यार। कई बार तो पूरा दिन भूखे भूखे ही रह जाते थे हम लोग। तो दिन भर जो है आप भटक रहे हो, इधर से उधर पैदल चल के जा रहे हो, इस स्टूडियो से उस स्टूडियो, इधर जा रहे हो, किसी के फ्लोर पे जा रहे हो, किसी के स्टूडियो पे जा रहे हो, तो वहाँ से आपको प्रोडक्शन वाले भगा दे रहे हैं, यू नो। सो और जब मैं बाद में जब धीरे धीरे थोड़ा सा सीखने लगा, तो मैं ठीक शूटिंग पे, किसी की शूटिंग पे उस समय जाता था जिस समय लंच होता था, कि यहाँ तो खाने का पहले इंतज़ाम करना है। तो सबसे पहले जाना पहचाना चेहरा देखता था, अरे क्या हाल है, बढ़िया, अच्छा ये कुछ बातचीत करते हुए तो वो पूछ ही लेता था, यही खाना खाना है मुझे, तो खाएगा? हाँ चल आ जा। तो खाना खाने के लिए जो है आपको जो है दिमाग लड़ाना पड़ता था कि कैसे खाना मिले। तो मैं शूटिंग पे उस समय जाता था जब मुझे डायरेक्टर्स या चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, ये सारी चीज़ों में काफ़ी समय जाता था हमारा। अभी इतने मतलब आपके लाइफ में अगर आप देखें, और मुझे लगता है कि जनरली ना लोग सिर्फ अच्छी बातें बात करते हैं किसी भी करियर में ना, कि लोग कहते हैं कि अच्छा देखो अभी कोई एंटरप्रेन्योर बिलियनर बन गया, कोई इंडिविजुअल स्टार बन गए हैं और उन्होंने मतलब इंस्पायर कर दिया मिलियंस ऑफ लोगों को। पर वो करने के लिए जो पीछे की मेहनत होती है, वो मतलब सालों सालों की होती है, बहुत सालों की होती है। वो इतने प्रेशर वाले सर्कमस्टांसेस में आपने भी देखा होगा अपने आसपास में, लोग गलत रास्ते निकल जाते हैं, लोग सर्वाइव नहीं कर पाते प्रेशर में। तो मेंटल आपका क्या स्किल था, आपको क्या लगता है कि व्हाट मेड यू स्पेशल, और अगर कोई उस रास्ते से अभी गुजर रहा है तो उन्हें आप क्या कहेंगे? यार एक ही चीज़ है, मैं इसको कहता हूँ स्टबर्ननेस, लेकिन इसको अगर सही मायने में कहा जाए तो परसिवरेंस फॉर द विजन दैट यू हैव फॉर योर ओन सेल्फ। क्योंकि दुनिया ने आपका ड्रीम नहीं देखा है, so they would like to associate with you for their own work, but is that part of your vision about yourself, or is that part of your dream? If it is not, then don't associate yourself. Persevere karo till you reach there, till you really find that time or that goal. मैंने सत्या के बारे में बहुत सुना है, कल्ट मूवी, लाइफ चेंजिंग। Yes. कैसा, हाउ डिड सत्या हैपन इन द फर्स्ट प्लेस? देखिए, मैं राम गोपाल वर्मा जी के पास मुझे वो व्यक्ति लेके गए थे जो बैंडिट क्वीन में एसोसिएट डायरेक्टर थे। उनका नाम कन्ना नैयर है। मैं पहुंचा वहाँ पे, राम गोपाल वर्मा, एंड दिस इज़ 5 years आफ्टर आई शॉट फॉर बैंडिट क्वीन, 5-6 years। तो उन्होंने कहा कि और क्या क्या किया तुमने? मैंने कहा सर आई हैव डन बैंडिट क्वीन में मतलब आप इतने शाबी तरीके से सारा आइडेंटिफाई करना ही कठिन उसमें दाढ़ी बड़े बाल, ये सब मिट्टी, वो सब धूल। तो उनका कौन सा रोल किया? मैंने कहा मान सिंह का रोल किया। तो उन्होंने कहा कि बट यू डोंट लुक लाइक मान सिंह। मैंने नहीं सर, वो अलग ढंग से था और अलग तरीके से तैयारी थी। यू आर वेरी गुड लुकिंग मैन। मैंने कहा नहीं सर, मैं मतलब हाँ डेफिनेटली जो उसमें था उससे तो ज़्यादा बेहतर दिख रहा हूँ इस समय। डेनिम शर्ट और डेनिम पहना था मैंने। आई कांट बिलीव दैट इज यू वाज देयर एज मान सिंह। मैंने कहा थैंक यू सर। नो यू डोंट डू दिस रोल। मैंने कहा क्यों सर? ये रोल आपको लगे 6 महीने की कमाई अभी सामने हाथ से जा रही है? तो नो आई वाज लुकिंग फॉर यू फॉर ऑल दिस ईयर्स because I want to make a film on underworld, Mumbai underworld, and a real film, just like Bandit Queen was a real film about dacoits. And I guess no, I'm good. I'll launch you as the main guy. मैंने कहा सर अच्छा, यहाँ पे तब तक जो है किसी पे विश्वास अब खत्म हो गया था, खत्म हो चुका था, हर चीज़ पे खत्म हो चुका था।
मुझे लगा कि ये आदमी जो है ये भी रोल नहीं देगा और किसी तरीके से टरका के मुझे निकाल रहा है। निकाल रहा है। मैंने कहा सर ये मैं कर लेता हूँ सर, बिकॉज आई नीड सम मनी सर एंड आई नीड सम रोल टू सर्वाइव। उन्होंने कहा ओके यू डू इट। उनके जो भाई थे वो पूरा प्रोडक्शन देखते थे, उन्होंने कहा कि 35,000 रुपीज़। मैंने कहा यस यस 35,000 रुपीज़। और राम गोपाल वर्मा वॉज नॉट रियली हैप्पी दैट आई टुक दैट रोल। वो बिल्कुल खुश नहीं थे। वो उन्होंने शूट कर लिया मेरे साथ, जो शूट होना था कर लिया, बट मैंने सीरियसनेस देखा उस आदमी का। इमीडिएटली मुझे बोला कि मुझे राइटर्स चाहिए, तो मैंने राइटर्स ढूंढने शुरू कर दिए। लकली आफ्टर फ्यू टेस्ट एंड ट्रायल अनुराग कश्यप मिल गया मुझे, सौरभ शुक्ला मेरा दोस्त था, सौरभ शुक्ला भी आ गया। इस तरह से करके धीरे धीरे हम लोग राम गोपाल वर्मा को वो सारे टैलेंट्स देने शुरू किए जो इस तरह की रियल फिल्म के लिए ज़रूरी था। ये अनुराग कश्यप की भी वन ऑफ द अर्लीस्ट लाइक वन ऑफ द बिग लाइक टर्निंग पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ टर्निंग पॉइंट्स। ये टर्निंग पॉइंट्स हम सब के लिए थी, जो भी इस फिल्म में था सबके लिए टर्निंग पॉइंट था। मुझे नहीं पता था कि जो रोल मैं कर रहा हूँ कुछ ऐसा होने वाला है। जो ट्रायल हो रहे थे फिल्म बनने के बाद, मुंबई इंडस्ट्री में ऑलरेडी बज़ शुरू हो चुका था मेरे बारे में, लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई तो ऑडियंस थिएटर में नहीं थी, बिकॉज नए लोगों की फिल्म थे इस फिल्म में, सिर्फ एक उर्मिला थी नॉन। एक हफ्ते के बाद फिल्म को फ्लॉप का डिक्लेयर कर दिया। लेकिन मज़ा कहाँ पे आया कि एक हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद अचानक ऑडियंस भीड़ आने लग गई। वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग हो चुका था। एंड देन इट रैन फॉर 30 वीक्स 40 वीक्स तक चली थी ये फिल्म कई सारी जगहों पे। बिकू मात्रे हैज़ बिकम हाउस होल्ड नेम, कल्ट नेम। हाँ जी, मतलब वो आज मैं किसी को बोलना चाहूँ कि भाई इस तरह का यूफोरिया, तो यूफोरिया मैंने अपनी ज़िंदगी में वही देखा है कि सिर्फ बिकू मात्रे को देखने के लिए लोग लाइन लगाते थे कि बिकू मात्रे लगता कैसा है। एंड दैट वाज, वो तो बड़ा आइकॉनिक वो लाइन था ना कि मुंबई का किंग कौन। हाँ, अच्छा ये बताइए, गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो वो मूवी किया, मुझे लगता है कि वन ऑफ द आइकॉनिक मूवीज ऑफ आवर टाइम्स। मैं उस समय 12वीं की कक्षा ख़त्म कर रहा था जी, और हमारे समय में तो ऐसा था कि मतलब 2 ही मूवी सबसे ज़्यादा चली थी। एक था 3 इडियट्स जी, और दूसरा था गैंग्स ऑफ वासेपुर। उस मूवी के बारे में थोड़ा बताइए कि वो कहाँ से आया, उस मूवी के बारे में आपने जो किरदार अदा किया वो बड़ा यूनिक कैरेक्टर था। वो अनुराग कश्यप का एक बार रात को फ़ोन आया मुझे, और मैंने अनुराग कश्यप हम जबकि हमने साथ में काम किया था और वो अपनी ज़िंदगी में मशगूल थे, मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मसरूफ़ था। और एक बार रात को 10 बजे ऐसे ही फ़ोन आया कि क्या आप मेरे साथ काम करोगे? मैंने कहा मैड व्हाट, सो देयर इज़ अ स्क्रिप्ट, व्हेन शुड आई सेंड इट टू यू? मैंने कहा कुछ नहीं यार, तुम ये काम करो, कहाँ बैठे हो? तो मैं अपने ऑफिस में बैठा। मैंने ठीक है एड्रेस भेजो। मैं उसके पास चला गया तो उसके असिस्टेंट भी वहाँ बैठे थे। मैंने कहा कि एक काम करते हैं, इसको ना पढ़ना शुरू कर, नरेट करते हैं। हाँ, नरेट कर दे। जबकि मैं नरेशन लेता नहीं हूँ। उस रात को बहुत साल के बाद मिल रहा था अनुराग से, तो उसकी खुशी भी थी, एक्साइटमेंट था, सब लोग बैठे थे, पुराना रिश्ता भी है। गप्पे मार रहे थे। हमने कहा चलो ये कम से कम, एंड उसने 15 पेज पढ़ा। मैंने कहा चलिए करते हैं इसको यार, बाकी तो स्क्रिप्ट भेज देना। लेकिन कहा उसने कहा कि ठीक है लेट मी कंटिन्यू। हमने पूरा पढ़ा। देन वी हैड अ स्मॉल पार्टी देयर इटसेल्फ। एंड एक चीज़ था कि जो एनर्जी वो जो मैंने देखी उस पूरे टीम में, उसमें सबसे नोन आदमी में ही था। हाँ, बाकी सब जी इंडी टाइप स्टार्स। हाँ, इंडी टाइप सबके सब थे। तो वो एक जैसे मैं जानता था नवाज़ को पहले से थिएटर के समय से, तो मैं जानता था कि बहुत ही ग्रेट एक्टर है। उसमें ऋचा का मैंने काम देखा था, मैं आई वाज थॉरली इम्प्रेस्ड विद हर वर्क। मैंने हुमा कुरैशी आ रही थी जो कि थिएटर करके आ रही थी, मेरे ही ग्रुप एक्टर से भी काम किया था। अच्छा, उन्होंने एक्टर में काम किया था? हाँ, तो वो मेरे बात किया था उसने। तो ऐसे ऐसे टैलेंट को मैंने देखा वहाँ पे। मैंने कहा कि बॉस इसकी एनर्जी बहुत सही। एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग, रीडिंग, वर्कशॉप्स।
मुझे लगा कि यार चाहे जो भी हो, जो भी होगा कुछ अनोखा होगा। हाँ, अब वो उसका अंजाम क्या होगा मुझे नहीं पता, पर वो ना और वाइब कुछ में है। पता चल जाता है, हाँ, एनर्जी अगर रहती है ना, मतलब ये मैंने अपने काम में देखा, कोई प्रोडक्ट अगर निकाल रहे होते हैं, हाँ, उस प्रोडक्ट में अगर टीम में वो है ना एंथुजियाज्म, यू कैन फील इट कि ये चलने वाला है। चलने वाला बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ बात करते हैं, मनोज भाई का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है? तो कितना आप इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट्स में, इक्विटी में, डेट में? कितना सिर्फ बैंक में पड़ा रहता है? कैसे सोचते हैं आप? देखिए मेरा मानना है कि सब जगह पे थोड़ा थोड़ा लिक्विड डाइवर्स, अच्छा लिक्विड आप रखते हैं? हाँ, सब जगह पे होना चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, जस्ट फॉर योर मेंटल Satisfaction. मेंटल सिक्योरिटी होती है। बट यस, रियल एस्टेट यूज्ड टू बी वन एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो सबको हमारी इंडस्ट्री में इजी लगता है टू अंडरस्टैंड, करेक्ट। राइट। तो आपका हाउस है, आपने शायद एक दो और इन्वेस्ट किया हुआ है। कुछ और जगहों पे इन्वेस्ट किया हुआ है, बट हमारे जो वेल्थ मैनेजर हैं, बिकॉज आई रियली डिडंट नो हाउ टू गो तो आपने फर्दर, प्रोफेशनल रखा हुआ है अपने साथ? प्रोफेशनल, बिकॉज हमको नहीं आता है, हाँ, so you have to have a professional guy who is doing it for you, करेक्ट। नहीं, मुझे लगता है कि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है right। कि हर चीज़ में हर चीज़ हम लोग कर लें, हाँ, उसकी ज़रूरत नहीं। नहीं, ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो काम जानता है उसमें ज़्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत है। यू जस्ट टेल देम अबाउट योर आइडिया एंड आफ्टर दैट यू लिव इट टू देम, करेक्ट, एंड यू जस्ट कीप गोइंग बैक टू देम एवरी मंथ, करेक्ट, जस्ट टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट्स हैपनिंग। करेक्ट, कुछ करेक्ट। नहीं। अच्छा मनोज भाई, मुझे ना ये रैपिड फायर, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इसके लिए, बट आपसे इतनी बात करने का मन कर रहा था Yeah. तो मैं चले ही जा रहा था, तो ये पहले ख़त्म कर लेता हूँ मैं। बोलो तो क्विक रैपिड फायर है जी। आपको, कोई सवाल अच्छा नहीं लगे तो नहीं, pass कर बताते लें, ठीक है? हाँ, अगर आर्ग्यूमेंट होगा तो आप जीतोगे या शबाना जी? शू हैव ऑलवेज शबाना। को द वाइफ इज ऑलवेज राइट। आपकी कोई हिडन टैलेंट है जो दूसरों को नहीं पता? नहीं, अब तो पता चल चुका है लोगों को कि मैं खाना ठीक ठाक बना लेता हूँ। खाना बहुत अच्छा बनाते हो, तो फैमिली मैन में भी हम देखते हैं इतना एक्साइटिंग आप खाना बनाते हैं। अगर आप कभी आपका बायोपिक बनाया जा रहा है और किसी और को एक्ट करना है, आप किसे चूज करेंगे? अभी तो जिंदा हो। यंग लोगों में पता नहीं कौन करेगा, लेकिन आई वुड लाइक समवन फ्रॉम अ विलेज बैकग्राउंड। हाँ, जो मतलब हाँ, ग्रेटी बैकग्राउंड है हाँ, जिसका। जिसका ग्रेटी बैकग्राउंड हो वही करे, क्योंकि देन दे विल अंडरस्टैंड द एंगर एंड द व्हाट यू कॉल द इमोशन, कि अंदर क्या होता है। अंदर क्या होता नो, दैट इज फैंटास्टिक। कोई को स्टार जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा हंसाया हो, बहुत मजा आया जिसके साथ? है। अनु कपूर। हाँ, अनु कपूर। अनु कपूर। अनु कपूर जी। मनोज भाई, ये बताइए कि शबाना मैम से मुलाकात कैसे हुई? वो पार्टी में हुई थी, हंसल मेहता की पार्टी थी। वो खाना खजाना करके प्रोग्राम करता था हंसल मेहता। हाँ, सुना है मैंने, हाँ। खाना खजाना बहुत तो पॉपुलर होता था। संजीव कपूर जो है करेक्ट, शेफ, वहीं से बहुत पॉपुलर वहीं से पॉपुलर हुए। और उसके पीछे, उनके सक्सेस पीछे हंसल मेहता इज द पर्सन, बिकॉज वो खुद भी खाना बनाने में बहुत शौक है। अच्छा, उन्हें खुद को भी शौक था? तो जी से जब उसको ये काम मिला तो उसने बाकायदा कई साल तक उसने किया, और हम तो उसके शूटिंग पे जाते थे खाना खाने के लिए कि आज यार ये संजीव कपूर आज जो है ना वो आज वो क्या कोरमा बनाने वाला है, तुम लोग आ जाना। तो हम लोग पहुँच जाते थे। खाने में आपको आप 2-3 बार बात किया हमने, खाने में दिलचस्पी बहुत अच्छी है। ज़्यादा, आपका फेवरेट कौन से 2-3 चीज़ें खाने में? देखिए मेरा कंट्रोल बहुत है हाँ। चीज़ों पे, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जिसमें मेरा चीट कर सकते हैं। मेरा जो फास्टिंग है ना, हाँ, या डाइट, वो टूट जाता है। एक तो बिरयानी, हाँ, पता नहीं, मतलब पता नहीं किसने इसको इन्वेंट किया, आई रियली डोंट नो, बट व्हाट अ जीनियस वर्क, करेक्ट, है ना। करेक्ट। और दूसरा है, आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, बट मुझे चिकन लॉलीपॉप ड्राई वन जो आम बहुत ही हम्बल से रेस्टोरेंट में मिलता है ना, करेक्ट, करेक्ट। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग शूटिंग जब करते हैं, केटरिंग वालों को ये कहा जाता है कि भाई मनोज जी, चिकन लॉलीपॉप मनोज जी टेस्ट करेंगे, अगर ठीक नहीं होगा तो चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा। बट आपको एक चीज़ मैंने देखा, बिकॉज आई लाइक टू ऑब्जर्व थिंग्स, सो आपको पता है एक नया रेसिपी है जो अभी वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर होने वाला है, एंड दैट इज़ क्यूजिन फ्रॉम नेपाल। हाँ, नेपालीज क्विज़िन इज़ वेरी गुड। इट्स गुड, बट मैंने यूएस में देखा, आप सिर्फ गूगल करो कि मुझे नेपाली रेस्टोरेंट बताओ, करेक्ट।
हर सिटी में कम से कम 7 से 8 है यूएस में? यूएस में। वाओ, और मैं जाता था वहाँ पे जस्ट टू चेक इट आउट, या हम लोग शॉपिंग के लिए क्यूरोसिटी से। क्यूरोसिटी से जाके बैठ जाता था, उनका खाना देखता था। ऑथेंटिक नेपाली क्यूजीन, क्या कोई सोच सकता है कि मतलब यूएस को टेक ओवर करे नेपाली cuisine? नेपाली क्यूजीन वो अभी क्या है, छोटे फॉर्म में है, बट इट्स स्प्रेडिंग। नहीं तो अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। सो फूड बिजनेस जो है ना, वो एक अलग शेप ले चुका है कंप्लीट। करेक्ट। आपको ट्रैवल करने में कहाँ पसंद है? व्हिच आर योर फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन जहाँ पे जाके मजा आया आपको? एंड मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने में अच्छा लगता है। ऑस्ट्रेलिया आपने वो ग्रेट ओशियन ड्राइव किया है? मैंने वो नहीं किया हुआ है ग्रेट ओशन में, लेकिन आउटबैक वगैरह काफ़ी मैंने किया हुआ वेरी नाइस है। जी, और मुझे अच्छा लगता है आउटबैक। आउटबैक इज ब्यूटीफुल। राइट। तो सिडनी मैं गया हूँ, मैं एडलेड गया हूँ, ब्रिस्बेन, और देन मेलबर्न। जाहिर सी बात है कि मेलबर्न नहीं गए तो आप ऑस्ट्रेलिया के आ गए। क्या देखा आपने? जी, लेकिन मज़ा तब है जब आप पर्थ की तरफ जाइए, अच्छा। एंड फ्रॉम देयर यू गेट इनटू आउटबैक, वहाँ से आप एंटर करो। तो वो पूरा एक, मैंने एक बार किया है सिडनी से जो ग्रेट ओशियन ड्राइव है। हाँ वो इनक्रेडिबल है, बट मैंने आउटबैक में बहुत सुना है। हाँ, अब आपको जरूर जाना चाहिए आउटबैक। मैं ये पक्का करूंगा। आई विल सर्टेनली। आउटबैक का कमाल है कि दूर तक कुछ नहीं दिखता सर, कुछ है ही नहीं, अच्छी सी सड़क है, आप गाड़ी रेंट करें, आप रेंट करके आप चलाते चले जाइए, कोई दोस्त आपका या आपकी वाइफ है, आप लोग, और हर करीब 25 किलोमीटर पे आपको वो कहेंगे कि एंड देयर विल बी अ विलेज, देन यू विल गेट पेट्रोल देयर और गैस देयर। आप सर वो विलेज को आप मिस कर जाएंगे पक्का पहली बार में, क्योंकि विलेज के नाम पे वहाँ पे 4 घर हैं, एक ग्रोसरी शॉप है, एक छोटा सा पेट्रोल का गैस स्टेशन है, जो एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे कैंगरू मीट भी मिलता है। मनोज भाई, आप तो अभी नेपाल की बात है, आप पोखरा गए हैं नेपाल में? पोखरा मेरे घर के पास, तो पास ही है। पास है। तो मैं बहुत बार गए होगे बचपन में गया हूँ पोखरा से। हवाई जहाज पहले छोटी वाली चलती थी, अभी भी छोटी ही हवाई जहाज जाती। मैं एक बार क्या हुआ, मैं पोखरा मुझे बहुत पसंद है शहर, मैं जाता हूँ वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे छोटी प्लेन उड़ती है छोटी काठमांडू से। मुझे बहुत डर लगता है उसमें। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ, बहुत क्रैश होती है। आधे रास्ते में उसकी प्रोपेलर बंद हो गई। ओह शिट। तो और मैं उसके बगल में बैठा हुआ था। ओह। तो ये सोवियत तरह की प्लेन है। तो मुझे फिर एयर होस्टेस कहती है जो आपके साइड में हैंडल है ना उसे घुमाइए तो चलने लग जाएगा। मैं तो मर जाता। चलाया, फिर चल पड़े प्रोपेलर। ओह माय गॉड। और वहाँ पे क्या रास्ते नहीं है ना, अच्छे रास्ते नहीं, तो उसमें आपके फ्लाइट में आपके साथ जो लाइव स्टॉक भी चल रहा है। अच्छा, भी जा रहा है। बड़ी इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस है। तो मैंने जब हमारी वाइफ को बताया, उन्होंने कहा आप उस फ्लाइट में फिर कभी नहीं जा रहे। कभी नहीं जा रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान पे भरोसा करते हैं, पूजा वूजा करते हैं? बहुत ज्यादा। एक प्रेयर तो मैं कहाँ से आए? फैमिली से, फादर से? नहीं, हमारे देखिए हम जिस तरह से परिवार से गांव वगैरह में तो भाई पूजा ये सब वो बहुत होता है। एंड प्लस ब्राह्मण परिवार में तो आपका हो जाता है। तो आपके ग्रैंडफादर 4 बजे सुबह उठ करके वो फैमिली टेम्पल में पूजा कर रहे हैं। मंदिर जाने का मौका मिलता है कभी? हाँ, मैं जाता भी रहता हूँ। कौन से आपको लगता है कि सबसे मतलब आपको सबसे ज्यादा पीस मिलता है जहाँ जाकर के जाने का मन करता है? मुझे जो नॉन जगह है मंदिर, मैं वहाँ पे बहुत कम जाता हूँ, बिकॉज वहाँ पर इतनी भीड़ होती है। करेक्ट। अननोन I like to go to a temple where I feel the energy, where I can get some kind of a peace, जहाँ पे बैठ के मैं meditate। हाँ। If you're not getting a chance to meditate, then what's the point of? What's the point of? तो पीस के लिए जाते हैं, to relate with the higher spirit, also to connect with the energy। Correct। और वो meditation वहाँ पे बैठ के करने से ही आपको मिलेगी। तो people must stop treating temples as sure shot salvation। हाँ, salvation कुछ नहीं। आप जाइए, just if you want to connect with the energy, sit there, meditate, experience all that and then come back। So we are coming to the end। ये बताइए थोड़ा मनोज भाई कि क्रिटिक्स जिंदगी में जब भी आप कुछ करना चाहें, कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं ये रास्ता सही नहीं है, ये गलत हुआ, जो उसका नुक्स निकालेंगे। राइट। आप उससे कैसे डील करते हैं? इट्स वेरी इजी। देखिए, जब मैं गांव से बाहर निकला था तो हर आदमी
उसके खिलाफ था जब उनको पता चला कि ये आदमी एक्टर बनना चाह रहे हैं। from my मतलब few of the family members to the everybody many of the people in the village, many people from the small town Vidya, many people scoffed, many people made fun of it. एक चीज़ हमेशा सोचना चाहिए कि पिच पे जो बैट्समैन खेल रहा है ना, उसके अलावा कोई नहीं जानता है कि ये खेल को कैसे आगे लेके जाना है। तो बैट्समैन को ही पता है, वो सिवाय बैट्समैन के किसी को नहीं पता, इवन नॉन स्ट्राइकर एंड में जो खड़ा है उसे भी नहीं पता। किसी को नहीं पता। सो वी आर ऑल एट द बैटिंग क्रीज। आप बाहर के शोर को आपको जो है म्यूट करना पड़ेगा। और ये शुरू में ही मैंने देख लिया था कि नहीं बॉस, इफ़ आई हैव सीन समथिंग, इफ फॉर माई सेल्फ, only I know how to go there, only I know how to persevere, how to learn, how to keep marching ahead, keep moving ahead. Everybody else is a spectator. मैं आपके साथ में, मुझे लगता है मनोज भाई, ऐसा मज़ा आया बात करने, ऐसा लगा कि मतलब शायद ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। अरे मुझे लगा कि मतलब जेन्युइनली ऐसी जो कहानी है, सेकंड आना क्लास में, राइट कि मतलब पेरेंट्स का होना कि फर्स्ट आना है तो पढ़ाई ठीक किया जितना मन लगा, पर उसके बाद ऐसा था कि पर किसी और काम में दिल है, कंफर्ट जोन से बाहर जाना, एक मन में बना लिया कि कुछ करना है, आसपास में लोग कहें कि तो हो ही नहीं सकता है, जी जी, पर अपने मन में सोचा कि अगर सोच लिया है तो करके छोड़ेंगे। जी बिल्कुल। एक टाइट निट फैमिली और जिन्होंने आपको सपोर्ट किया हाईज एंड लोज के थ्रू में, राइट। मुझे लगता है कि जितनी आपकी पास्ट बैकग्राउंड है, मुझे लगता है विल बिकम अ वेरी की लर्निंग पॉइंट फॉर मिलियंस ऑफ पीपल हु विल वॉच अस। और मुझे लगता है कि उनमें से कई सारे लोग आपकी फेलोशिप का हिस्सा बनेंगे थिएटर में, और वो लोग जाकर के आगे आपका नाम रोशन करेंगे। आई एम पर्सनली कमिटेड टू दैट व्हाट यू जस्ट ऑफर्ड, एंड आई मस्ट टेल यू कि सिर्फ मेरी नहीं, आप जैसे लोगों की जर्नी भी इतनी इंस्पायरिंग है। उड़ीसा के छोटे से गांव से आकर के और यहाँ तक पहुँचना, टुडे द नेम हैज़ बिकम हाउस होल्ड नेम फॉर यू। सर मनोज भाई, बहुत बहुत मज़ा आया आपके साथ मिलकर, कभी और वापस से समय बिताएंगे। नहीं, हम लोग बिताएंगे, दिल्ली आता हूँ। प्लीज़ आप जब अगली बार आए, आप फिर मतलब जब आए तो प्लीज़ घर में आइएगा। नहीं, जब गुड़गांव आएंगे। आपको मैं तो इतना अच्छा खाना नहीं बनाता, पर गीत बनाती है, गीत पंजाबी है। हाँ तो मुझे इसलिए छोले कुलचे ये सब नहीं। हाँ, ये मतलब ये वेजिटेरियन खाना जरूर खाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ गुड वन, बट थैंक यू सो मच मनोज भाई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मेक अस प्राउड। थैंक यू। बहुत मजा आया यार, बहुत मजा आया। थैंक यू, गप्पे करने का बहुत, सच में थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग एंड रियल, व्हाट आई लाइक अबाउट इट। तो यस, ये लोग मुझे वही कंप्लेन करते रहते हैं कि आप में कोई भी पॉडकास्टर की स्किल नहीं है, आप बस बातें करते हो। मैंने कहा पर लोग भी तो वही चाहते हैं। और क्या।